अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 8 जून 2022। आज 8 जून 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो इम्पॉर्टेंट लगता है, वीडियो का कंटेंट पसंद आता है, देन प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, as well as please do like, share and subscribe our channel and don't forget to click on the bell icon to get latest video update। आप सबको मैं बता दूं कि दिस वीडियो विल बी बायलैंग्वेज, मतलब कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करूंगा ताकि हिंदी वाले को इंग्लिश से प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वाले को हिंदी से प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़पेपर एनालिसिस। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पेज, फर्स्ट पेज में आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये पहला आर्टिकल क्या है, तमिलनाडु ने टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स को। ठीक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला गया रिसेंटली और इसमें तमिलनाडु ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। ओके, नाउ ये किसके द्वारा निकाला गया इस इंडेक्स को? ठीक है, क्या होता है इसमें, कौन कौन से स्टेट्स है, यूटीज़ है और स्मॉल स्टेट्स हैं जिन्होंने टॉप किया, वो सबके मैं आपको नाम बताऊंगा, उसके वो आप लिखते जाइएगा एक नोट्स में। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो तमिलनाडु है फर्स्ट रैंक टॉप किया है इस इंडेक्स में। ठीक है, उसके बाद आपको कौन मिलेगा सेकंड रैंक पे? गुजरात और महाराष्ट्र। ओके, फॉलोड बाय गुजरात और महाराष्ट्र। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप छोटे स्टेट में बात कीजिए, अगर आप स्मॉलर स्टेट में बात करें तो गोवा स्टूड फर्स्ट, फॉलोड बाय मणिपुर एंड सिक्किम। ठीक है, लार्जर एरिया के जो स्टेट है उसमें तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र हो गया। ओके, लेकिन जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उसमें गोवा टॉप किया है, मणिपुर उसके बाद सिक्किम। ओके, अगर मैं यूटी की बात करता हूं तो वहां पर जम्मू एंड कश्मीर के बाद सेकंड पोजीशन पे है दिल्ली एंड थर्ड पोजीशन पे है चंडीगढ़। ओके, सो दीज आर द स्टेट हु परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दिस इंडेक्स, फूड सेफ्टी इंडेक्स। और इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रिलीज किया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दिस पॉइंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडेक्स को आप धीरे धीरे समझते जाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के आने वाले दिनों में जो भी कंपटीशन में एग्जाम्स होने वाले हैं उससे क्वेश्चन बनेंगे, इससे क्वेश्चन बनेंगे, पक्का 100% बनेंगे। ओके, और दिस वाज द फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, ये चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स था और बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट है टॉप 10। ये आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इंडेक्स, आप लिख लीजिए इसको। ओके, पहले पोजीशन पे है तमिलनाडु, सेकंड गुजरात, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ हिमाचल प्रदेश, फिफ्थ वेस्ट बंगाल, सिक्स हो गया आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं फिफ्थ है ये। ओके, 6 हो गया ये, मतलब कि ये दोनों को सेम मार्किंग दी गई है। ओके, 58.5 एंड 58.5। ओके, केरला में आप देखें तो 57 दिया गया है। उसके बाद 7th पोजीशन पे है उत्तराखंड, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश को सेम मार्किंग दिया गया है, 8th पोजीशन पे है ये दोनों। ठीक है, 54.5 अंक के साथ। और 9th पोजीशन पे कर्नाटका एंड 10th पोजीशन पे राजस्थान। ओके, 5 एंड 8 वर शेयर्ड बाय 2 स्टेट्स ईच। ओके, 2 स्टेट के द्वारा शेयर की। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स था, आपको पता होना चाहिए। ओके, और इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है FSSAI। ओके, FSSAI के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। ओके, विनर वर फैसिलिटेटेड बाय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंदाविया। ठीक है, तो दे वर ऑल फैसिलिटेटेड, इट्स फैसिलिटेटेड बाय द हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंदाविया। ओके, नाउ SFSI मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ 5 पैरामीटर्स। ठीक है, 5 पैरामीटर्स के ऊपर इनको रैंक किया जाता है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 पैरामीटर्स के ऊपर इनको रैंक दिया जाता है। ओके, एंड स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, मिस्टर डॉक्टर मंदाविया सेड दैट द स्टेट had an important role in ensuring food safety and health food practice। ठीक है, तो स्टेट का बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है in ensuring food safety and healthy food practice। ओके, we should come together to build a healthy nation। ओके, हम सबको एक साथ आना चाहिए और एक जगह पे खड़ा होकर काम करना पड़ेगा टू बिल्ड अ हेल्दी नेशन। ओके, नाउ डॉक्टर मंदाविया फर्दर लॉन्च वेरियस इनोवेटिव इनिशिएटिव्स बाय द FSSAI। ओके, बहुत सारे इनिशिएटिव्स को इन्होंने मिलकर लॉन्च किया FSSAI के द्वारा। ओके, इंक्लूडिंग में कौन कौन से जो इनिशिएटिव्स मैं बता दूँ? ईट राइट, ठीक है, रिसर्च अवार्ड एंड ग्रांट फेज 2। ठीक है, ये पहला इनिशिएटिव है। दूसरा ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज फेज 3 एंड तीसरा स्कूल लेवल कंपटीशन एंड द लोगो फॉर आयुर्वेदा आहार। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, लोगो फॉर आयुर्वेदा आधार, एक लोगो इसके लिए लाया गया, एक आयुर्वेदा आधार के लिए एक लोगो लाया गया। ओके, और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स व्हिच दे वर टेकन टुगेदर। ओके,
ना ये पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ था पहले पेज की, ठीक है। तो याद रखना है आपको, फूड सेफ्टी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया, FSSAI के द्वारा, और जिसमें तमिलनाडु इन ग्रेटर एरिया में टॉप किया, गोवा आपको स्मॉलर स्टेट में, और यूटी में किसने, जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया। ओके, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज फ्रॉम द, आप सबको पता है कल के दिन ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा छाई हुई थी और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आज के डेट में है। ओके, इज ऑल रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, OIC के द्वारा, ठीक है। OIC ने जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट जारी किए हैं, ओके, रिगार्ड इंडिया। ओके, और ये किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जी बिल्कुल, नुपुर शर्मा है और नवीन कुमार की जो स्टेटमेंट है, जो कि बीजेपी के लीडर हैं, इन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम के ऊपर में इन्होंने जो कमेंट दिए हैं, ठीक है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, दैट इज टोटली मिसलीडिंग, मिसटीवियस। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट इसके ऊपर OIC के जो मेंबर्स हैं, आपको मैं बता दूं OIC में लगभग 57 मेंबर्स स्टेट हैं, क्योंकि ठीक है, तो 57 मेंबर स्टेट्स आर देयर इन OIC, और उन सब ने इवन आपको मैं बता दूं कि अलकायदा ने भी अभी वार्निंग दे दी है टू इंडिया, ठीक है, स्ट्राइक की वार्निंग दी है इंडिया को। यू कैन सी हियर द स्टेटमेंट हैज केम दैट अलकायदा आर्म्स थ्रेटन स्ट्राइक इन इंडिया, ठीक है, आर्म्स स्ट्राइक की धमकी दी है इंडिया में। ओके, और इट्स ऑल रिगार्डिंग द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स ऑन प्रॉफिट मोहम्मद मेड बाय 2 BJP लीडर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम सबको आप पता है कि मुस्लिम की क्या स्टेट है हमारी कंट्री में, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो हमें हमारी कंट्री में उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, बहुत अच्छे से रहते भी हैं और हमारी कंट्री को वो लाइक भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री में ही ऐसा क्यों होता है, आप कभी ये सोचे हैं, वाई डज इट हैपन विद अस ओनली, ठीक है, ये चाइना के साथ क्यों नहीं होता है। ओके, वाई डजंट इट हैपन विथ चाइना। ओके, वो उइगर मुस्लिम्स हैं वहाँ पर, उइगर मुस्लिम पे वो लोग इतने सारे वो अत्याचार करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर आवाज़ उठाने वाला क्यों नहीं है कोई, ठीक है। हम जब अगर मान लीजिए हमारे बीच में अगर हर बंदे की थिंकिंग अलग अलग होती है, ठीक है, अगर एक बंदे के दिमाग अगर खिसक गया थोड़ा सा, ठीक है, और मान लीजिए अगर उसने कुछ एक्शन ले लिया, कुछ कर लिया, तो उसके ऊपर से आप पूरी कंट्री को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। ये थोड़ी बोल सकते हैं अगर ये बंदा ऐसा है तो पूरी कंट्री के जो लोग हैं वो ऐसे ही होंगे, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, ऑफ कोर्स हम नहीं कह सकते, दिस इज वेरी लॉजिकल थिंग। ओके, तो ये दो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, मानते हैं कि हमने ये गलत दी है, ठीक है, दिस इज एम्बैरेसिंग। ओके, ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो इन्होंने जो IC के जो मेंबर्स हैं, इवन मैं आपको बता दूं UAE हो गया, ओमान हो गया, ये जो सारे मेंबर्स हैं पूरे इस्लामिक कंट्रीज हैं, इन्होंने इंडिया पे ब्लेम कर दिया, इंडिया ये गलत किया, ठीक है। आप एक दो पर्सन की वजह से आप पूरे इंडिया पे ब्लेम नहीं कर सकते। यू कैन टेक, आप चाइना पे क्यों नहीं करते, अगर उइगर मुस्लिम्स वहाँ पर रहते हैं, उइगर जो पॉपुलेशन वहाँ पर लिव कर रही है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो आप लोग एक शब्द तो नहीं बोलते चाइना को, ठीक है, जाके उनको बोलो ना, ठीक है। तो हमारी कंट्री में तो फिर भी मुस्लिम के जो कंडीशन है, मुस्लिम का जो स्टेट है बहुत ज़्यादा अच्छा है, दे गेट वेरी, मैं आपको बता दूँ, वेरी 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 फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन आवर कंट्री। ओके, तो हम यू कैन नॉट, मैं बता रहा हूँ आपको कि 2-3 पर्सन की वजह से हम पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो इससे ये पूरी कंट्री ऐसा बोलती होगी, ठीक है। यू कैन नॉट हैव परमिशन, और यू कैन नॉट हैव राइट्स कि आप इंडिया पे ब्लेम करें, ठीक है, बोले कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, और इस टाइप की धमकी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी इंडिया में, बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है। इट इज़ टोटली एम्बैरेसिंग। अलकायदा ने जो किया है उसको में भी जवाब मिलेगा इंडिया की तरफ से। ओके, सो आर्म्स थ्रेटन की स्ट्राइक एक बहुत ही बड़ा धमकी है, ठीक है, तो इट विल गेट कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। आप देखते हैं क्या रिप्लाई मिलता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज न्यू रूल अलाउ एक्स ऑफिसर्स टू होल्ड CDS पोस्ट। ओके, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको अब बनाया जाएगा, हो सकता है कि CDS जो पोस्ट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट है, उनमें इंक्लूड किया जाएगा किसको, एक्स ऑफिसर्स को। ओके, ये न्यू रूल अलाउ करते हैं। ओके, सेटिंग द स्टेज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड सर्विस रूल ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। किसके रूल चेंज हुए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रूल चेंज हुए हैं, और अलाउ करते हैं रिटायर्ड सर्विस चीफ एंड 3 स्टार ऑफिसर्स एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर द कंट्रीज
टॉप मिलिट्री पोस्ट, ठीक है। सो ये क्या अलाउ कर रहे हैं, अब ये रूल्स क्या क्या हैं इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि ये रूल अलाउ करते हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो एक सर्विसमैन है, ठीक है, 3 स्टार या फिर वो होने चाहिए रिटायर्ड सर्विस चीफ, ओके। तो 3 स्टार एंड अबव रैंक्स, ठीक है, 3 स्टार एंड अबव रैंक्स आर एलिजिबल फॉर द कंसिडरेशन फॉर द कंट्रीज टॉप पोस्ट। सीडीएस की पोस्ट को वो क्या कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, ठीक है, 3 स्टार एंड अबव रैंक। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ कंसिडर्ड नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट अपॉइंटेड द सीडीएस एन ऑफिसर हु इज सर्विंग एज लेफ्टिनेंट जनरल और एन ऑफिसर हु हैज रिटायर्ड इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बट हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 62 on the date of appointment, okay। So it's very important to note down the amendment in the service rule of army says in the gazette date 6 June 2022 similar amendments were made in the service rule navy and army, ठीक है। तो जो एयरफोर्स और नेवी है उन सबके लिए भी सिमिलर अमेंडमेंट्स की गई हैं, ओके। एक जो ऑफिसर्स है, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं अबव द रैंक ऑफ 3 स्टार एंड अबव, ओके, तो उनको बनाया जाएगा एज अ चीफ, ठीक है। तो ये लाए गए हैं, न्यू रूल्स लाए गए हैं फॉर द सीडीएस पोस्ट, ओके। नाउ 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ था फ्रंट पेज में और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ नहीं है, ठीक है। वी विल गो डायरेक्टली टू द एडिटोरियल सेक्शन, हम एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आए हुए, एक तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, दैट इज ऑल अबाउट द बोरिस जॉनसन, ठीक है। बोरिस जॉनसन अब फेस कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस वोट इन हिज पार्टी, ओके, और बहुत सारी चैलेंजेस उन्होंने फेस किया। मैं ये बता दूं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि ये ऐसा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, इससे पहले भी जो लीडर रह चुके हैं, ठीक है, प्रीडिसेसर रह चुके हैं, जैसे कि आप थ्रेसा मे का एग्जांपल ले लीजिए, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ थ्रेसा मे हु सर्वाइव्ड अ नो कॉन्फिडेंस वोट विद इन द पार्टी इन 2018, ठीक है, 2018 में इन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोट देखा और विथ 63% सपोर्ट अमंग द टोरी एमपीज, बट शी डिड नॉट सर्वाइव इन द ऑफिस फॉर मोर देन 6 मंथ, ठीक है। तो 6 महीने से ज़्यादा ये रह नहीं पाई ऑफिस में, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं बता दूं, इन 1990 में आप देखेंगे तो जो थैचर्स थे उन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोट से जीता था, ओके, बट उनको क्वाइट करना पड़ा इमीडिएटली दे आफ्टर, ओके। हिस्ट्री ऑफर्स ग्रीन रिलेशंस टू द मिस्टर जॉनसन्स फ्यूचर, ओके। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है यूके में, और ये बहुत बार पहले भी हो चुका है। और जो बोरिस जॉनसन जी ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर है, ओके, मतलब ये जो बहुत ही आपको एक मैं बता दूं कि ये अभी बहुत आज के डेट में जो चैलेंजेस वगैरह जो आ रही है ब्रिटेन में, ओके, ब्रिटेन में, तो उनको बहुत ज़्यादा एक सही तरीके पे ले जाने की ज़रूरत है। और नहीं लेने से ऑफकोर्स अगर लोगों के बीच में अगर क्रिटिक्स फैल गई, और आप मान लीजिए अगर कंट्री में आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सपोज टेक एन एग्जांपल कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहा था एकदम ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बार है ना, ये बार बहुत कुछ दर्शाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसको अगर आप कम करने के लिए अगर आप कुछ स्टेप्स नहीं लेते हैं तो लोगों के बीच में क्या हो जाएगा, एक टाइप का गुस्सा हो जाएगा। एक टाइम पर ऐसा आएगा, एक टाइम पे ये जो पीक पॉइंट होगा ना, एक टाइम पे ऐसा आएगा जब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, और उनका जो गुस्सा है वो गवर्नमेंट के ऊपर निकलेगी कि क्या कर रही है सरकार, क्या कुछ डिसीजन लिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और हमारे कंट्रीज में क्राइसिस बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एक टाइम पे आप श्रीलंका के एग्जाम्पल ले सकते हैं, पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही है आप उसको देख के हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीज़ें यहाँ पर भी हुई है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोविड के बाद की जो वो चीज़ें हैं वो यहाँ की दर्शाई गई है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं जो इन्वेजन हुआ है रशिया का इन यूक्रेन, वो उसकी वजह से भी जो इन्फ्लेशन है वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा हाई हुई है, ओके। और बहुत ज़्यादा हर चीज़ के एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, ओके। और अभी आज के डेट में यही है कि इनको अपने उसमें पावर में नहीं होने का भी डर है, क्योंकि आपको मैं बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ओके, आप लिख लीजिए। ही मैनेज टू सर्वाइव मंडे नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट हिम विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी, बट द फैक्ट दैट 41% ऑफ द पार्टी लॉ मेकर रिवल्स अगेंस्ट हिज लीडरशिप इज स्टेप फॉल फॉर अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो 41% ऐसे पार्टी के लॉ मेकर्स हैं जो कि रिबेल कर रहे हैं अगेंस्ट हिज लीडरशिप, एंड दैट विल मेक अ स्टेप फॉल फॉर अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो एक स्टेप फॉल देखने को यहाँ पर मिल सकता है, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनको जीतने के लिए बहुत सारी सीट की ज़रूरत है जो कि मैनेज नहीं हो पा रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आया है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज़ ऑल अबाउट द डेवलपिंग इकोनॉमीज़, ओके। डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी के ऊपर ये आर्टिकल डिस्कस किया गया है। और वी नीड टू मेक सम सर्टेन पॉलिसीज़, हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, ठीक है। व्हाट वर द जो इन्फ्लेशन है उसका क्या कंसर्न है, ठीक है, हाउस होल्ड पे क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं, ठीक है। कैपिटल आउटफ्लोज एंड सेफ्टी नेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। द शैडो ओवर द ग्लोबल ग्रोथ
recovery are long. Okay, the developing economies have to prepare for tighter financial condition and spill over for geopolitical volatility. ठीक है, so this is very important. This article has been written by M सुरेश बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट ये ऑथर रह चुके हैं. ठीक है, इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश भी किए हैं पहले. ठीक है, और इसको मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, मैं अपनी लैंग्वेज में भी आपको बताऊंगा. ठीक है, और जो मैंने पढ़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगा. ओके, अब मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा, जो ऑथर के द्वारा लिखा गया इस आर्टिकल में, ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप. ठीक है, मैं आपको पहले बता दिया हूँ पहले, जैसे कि कोविड का जो कोविड नाम की जो चीज़ आई, पैंडेमिक आया. ठीक है, इसमें ग्लोबल जो इकोनॉमिक है उसको एक बहुत बड़ा शॉक लगा. ठीक है, इट वाज अ शॉक फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक. उसके बाद क्या हुआ कि एकदम जैसे ही थोड़ा सा ये हमें पैंडेमिक थोड़ा सा हमें खत्म, प्रो पैंडेमिक जो पीरियड देखने को मिला, उसके बाद क्या हुआ, जस्ट आफ्टर दैट रशिया का इन्वेजन हो गया इन यूक्रेन. ओके, तो उससे जो हुआ वो तो हम उससे तो निकल नहीं पाए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ आ गई हमारे पास. ठीक है, तो जो चीज़ें पहले ही माइनस में जा रही थी, इकोनॉमिक पहले ही, वर्ल्ड की जो जीडीपी ग्रोथ है इकोनॉमिक को पहले ही माइनस में जा रही थी, और वो जाकर डिवास्टेटिंग हो गई. ठीक है, वो और जाके वो बद से बदतर हो गई. ठीक है, क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन लड़े एक दूसरे के साथ, तो जो कंट्री के बीच में जो मार्केट्स थे, जितनी एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, फ्यूल थे, एनर्जी के प्राइसेस, आपको मैं हर एक चीज़ के नाम मैं बता दूं तो सारे के प्राइसेस के दाम एकदम आसमान पे थे. इट वाज ऑन पिक पॉइंट. ठीक है, इट वाज ऑन पिक पॉइंट. सो दिस वाज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए. और सप्लाई चैन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा इन लास्ट 2 ईयर्स. ठीक है, लास्ट 2 सालों में सप्लाई चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा. ठीक है, एंड रिकरेंट लॉकडाउन्स इन की मैन्युफैक्चरिंग हब्स, रिकरेटिंग सप्लाई बोटलनेक्स. ओके, मैं आपको बता, 2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैव अ परसिस्टेंट एफर्ट ऑन ग्रोथ रिबाउंड. पहला क्या इंपॉर्टेंट बताया गया, दैट इज अ टैक्सीसियस प्राइस प्रेशर लीडिंग टू पॉलिसी ट्रेड ऑफ स्पेशली इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो टैक्सीसियस प्राइस प्रेशर है, दैट विल लीड टू अ पॉलिसी ट्रेड ऑफ स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज. सेकंड, दैट देयर हैव बीन अ कैपिटल आउटफ्लो. ठीक है, देयर हैव बीन अ कैपिटल आउटफ्लो एंड टाइटनिंग ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन टाइटनिंग एंड अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म. ठीक है, सो इट्स अफेक्ट इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन द लॉन्ग टर्म. ओके, नाउ ग्लोबली जो इन्फ्लेशन है इज बिकम सेंट्रल कंसर्न. एक इन्फ्लेशन है जो सेंट्रल कंसर्न बन गया है. और मैं आपको बता दूं कि जो एक IMF की जो इंटर मॉनेटरी जो फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड फॉर लॉन्गर. ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है कि जो इन्फ्लेशन है ये माना जा रहा है कि इट विल बी फॉर लॉन्गर. ठीक है, ये लंबे समय तक ये इन्फ्लेशन देखने को हमें मिलेगा. एंड फॉर 2022 इट सेज इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड एट 5.7% इन एडवांस इकोनॉमीज एंड 8.7 इन इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज. ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन है ये हमें जो एडवांस इकोनॉमीज, इसका मतलब हो गया डेवलप्ड जो कंट्रीज है उनमें 5.7% देखने को मिलेगा, और 8.7 आपको इमर्जिंग मार्केट, इसका मतलब डेवलपिंग इकोनॉमीज में आपको देखने को मिलेगा इन 2023. Okay, it is projected at 2.5% for the advanced economic group and 6.5% for the economic मतलब emerging group or developing countries. Okay, so far the immediate foreseeable future commodities price, oil, gas price with a lag, फूड प्राइस वुड रिमेन हाई. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बताया, इमर्जिंग एनर्जीज हो गए, आपको जितने भी कमोडिटीज़ के जो प्राइस है, फ्यूल हो गया, गैस हो गया. ठीक है, ये फूड प्राइस, ये सारे जो प्राइस है हमेशा अभी तक तो हाई रहेंगे. ठीक है, एंड द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द हाई इन्फ्लेशन एनर्जी एंड फूड सप्लाई. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इतना जो हाई हुआ है, इसका मेन रीज़न क्या है, दीज टू आर द मेन रीज़न, एनर्जी और जो फूड के जो प्राइसेस हाई हुए हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड है. ठीक है, आज के डेट में अगर आप डिमांड देखिएगा, लोगों की जो डिमांड है उसके ऊपर मार्केट चलती है. ठीक है, लोगों के डिमांड के ऊपर मार्केट चलती है. मान लीजिए अगर आपको पसंद है, मान लीजिए आपको पसंद है एक चीज़. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको टॉय पसंद है, एक खिलौना पसंद है. ठीक है, और लोगों को वो पसंद नहीं है, तो आपको मार्केट में वो टॉय नहीं मिलेगा. ठीक है, लेकिन मान लीजिए वहीं पर आपको जो 130 करोड़ की 140 करोड़ की आज के डेट में आबादी हो गई है इंडिया की. ठीक है, तो 140 में से आपको 100 करोड़ को मान लीजिए स्मार्टफोन पसंद है. ठीक है, स्मार्टफोन किसका? एप्पल का. ठीक है, एप्पल का स्मार्टफोन, एप्पल कंपनी का स्मार्टफोन पसंद है. ठीक है,
तो आप देखिएगा कि मार्केट में एप्पल कंपनी का बहुत ज़्यादा जोर शोर से चलेगा दबदबा, ठीक है। मार्केट कंपनी के जो एक्सपर्ट्स होंगे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रचार करेंगे, ठीक है। आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे वहाँ पर और बहुत ज़्यादा मार्केट में इसकी डिमांड होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट में इसकी मांग भी होगी। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी इस पर डिपेंड करती है और एनर्जी के ऊपर तो हमेशा इन्फ्लेशन डिपेंड रहते हैं, ठीक है, और एनर्जी सही है तो इन्फ्लेशन सही है। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्पाइक इन ऑयल एंड गैस प्राइस ड्यू टू टाइट fossil fuel supply or geopolitical uncertainty have led to substantial increase in food cost worldwide. Okay, so in developing economies, rising food price have cascading effects culminating in higher overall inflations. This get intense if poor weather hits harvest and rising oil price drive up to the cost of producing and supporting fertilizers. Okay, so these are important things. और जो ये इम्पैक्ट है जो हाउस होल्ड पे जो इम्पैक्ट पड़ा है ये भी बहुत ज़्यादा डिपिंग है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दिस पॉइंट्स। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लिख लीजिए। तो इम्पैक्ट के ऊपर अब मैं हाउस होल्ड को डिस्कस करता हूँ। सो जो इम्पैक्ट था हाउस होल्ड के ऊपर और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। हायर प्राइस फॉर फूड इम्पैक्ट वॉज, और हर चीज़ का जो था वो बहुत ही अलग अलग तरीके से था। जैसे कि आप मान लीजिए डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहती है इंडिया में, तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर हर तरीके से अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, ठीक है, उसके फूड कंज्यूम के ऊपर टोटली डिपेंड था एंड द शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इन द हाउस होल्ड कंजप्शन बास्केट। ओके, और सो दिस वाज इंपॉर्टेंट थिंग। हर लोगों को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अलग अलग तरीके से ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ इसका, ठीक है। जैसे जैसे लोग रहते थे, जैसे जैसे जिनके घर में जैसे गरीब लोग और गरीब होते चले गए, पुअर लोग थोड़े जो अमीर लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे वो थोड़े बैकवर्ड आ गए और जो रिच लोग थे वो थोड़े से और वो हो गए, ठीक है। तो और जो अपर क्लास के लोग थे जो बहुत ज़्यादा रिच थे, एक्सट्रीमली हाई, वो ज़्यादा अमीर होते चले गए, ठीक है। सो इस टाइप का इम्पैक्ट पड़ा किसके ऊपर, ये हमारी कंट्री के ऊपर। Higher energy price affects krill price as a result of rising transportation cost, increase input price such as fertilizers, ठीक है। जो हाई एनर्जी प्राइस था ये क्रिल के प्राइस के ऊपर भी अफेक्ट पड़ा और इससे हमें देखने को क्या मिला, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, इनपुट प्राइस सच एज फर्टिलाइजर्स हमें इंक्रीज देखने को मिली है। ओके, दिस इज एग्रीवेटेड बाय द शॉर्टेज ड्यू टू डिसरप्शन इन एग्रीकल्चर इनपुट विच इम्पैक्ट सप्लाई एंड मार्केट अवेलेबिलिटी। ओके, सो शॉर्ट सप्लाई एंड इंक्रीज इन फूड एंड फ्यूल प्राइस कुड सिग्निफिकेंटली। ओके, सो जो शॉर्ट सप्लाई था, ओके, और जो फूड एंड फ्यूल की जो प्राइसेस थे उसमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देखने को मिले। द रिस्क ऑफ सोशल अनरेस्ट एज पुअरर सेक्शन आर पुश्ड द एज ऑफ हाइटेंड डिप्रिवेशंस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच इन इट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो हाउस होल्ड थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और अलग अलग तरीके से पड़ा, ठीक है। डिफरेंट पीपल के जो डिफरेंट सेक्शंस के सोसाइटीज़ में लोग रहते थे उनके ऊपर अलग अलग तरीके से उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, डिपेंडिंग ऑन देयर कंज्यूम्स, डिपेंडिंग ऑन देयर फूड एक्सपेंडिचर्स एंड देयर फूड कंज्यूम्ड। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ जो यहाँ पर IIF है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, उन्होंने बोला था दैट फॉरेन नेट पोर्टफोलियो आउटफ्लो फॉर द इमर्जिंग मार्केट केम टू $9.8 बिलियन इन मार्च, ठीक है। ये इमर्जिंग मार्केट, इसका मतलब जो डेवलपिंग जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसमें कितना 9.8 आ गया था, $9.8 बिलियन इन मार्च। डेवलपिंग स्टॉक लॉस्ट $6.7 बिलियन, ओके, $6.7 बिलियन हमने देखा लॉस्ट होते हुए, वाइल बॉन्ड शॉट $3.1 बिलियन $3.1 बिलियन डिपार्ट्स। ओके, इन्वेस्टर हैव बिकेम मोर सिलेक्टिव एज higher risk sensitivity amount due to tighter monitoring conditions and rising inflations. Okay, so इसकी वजह से हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को मिली, हायर रिस्क सेंसिटिविटी हम देखने को यहाँ पर मिली। ओके, सो फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज द रिजल्ट ऑफ सडन लार्ज कैपिटल आउटफ्लो इज करेंसी डिप्रिसिएशन एंड टाइटर एक्सटर्नल सेक्शन कंडीशन लीडिंग टू ग्रोथ फ्लक्चुएशन, ठीक है। सो टू कॉम्प्लिकेट मैटर, डोमेस्टिक फिजिकल जो पॉलिसीज है, स्पेस हैज ऑलरेडी बीन इरोडेड इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज बाय कोविड-19 स्पेंडिंग्स। ओके, सो हमारे पास बहुत सारे अदर फैक्टर्स थे, पॉलिसीज, और हमने पॉलिसीज़ के हमारे पास ऑप्शन है, इन डिस्पाइट ऑफ दिस हमने बहुत सारे आउटफ्लोज देखने को मिली। ओके, और जो एक डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में जो लार्जर जो एक सडन लार्जर कैपिटल आउटफ्लो था ड्यू टू दिस डिप्रिसिएशन एंड टाइटर एक्सटर्नल
sector conditions that will lead to the fluctuations. Okay, now यहाँ पर एक important चीज़ यहाँ पर मैंने एक important चीज़ यहाँ पर underline की हुई थी, that is all about the world economic outlook that makes clear that data from developing countries. जो world economic outlook था इसने clear कर दिया था that जो data है from developing countries so that debt level have touched an all-time high following the huge physical expansion in many countries during novel coronavirus pandemic. Okay, novel coronavirus pandemic की वजह से जो इन्फ्लेशन रेट था ये हमेशा से हाई रहा, इसकी वजह से हमेशा अभी तक हाई रहा है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा हमें डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिला हाई. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मैसिव एक्सपेंडिचर्स प्रोग्राम्स डायरेक्टेड टुवर्ड द हेल्थ सेक्टर, इनकम सपोर्ट मेजर्स हैड बिकम नेसेसरी एज अ पार्ट ऑफ सच फिजिकल एक्सपेंशन. ठीक है, सो हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया, किसके ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, इनकम सपोर्ट्स मेजर्स के ऊपर, और इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ सच फिजिकल एक्सपेंशन. ओके, नाउ कुछ सेफ्टी नीडेड्स बहुत ज़्यादा नेट्स ज़रूरत है. दिस ट्रांजिशंस रिक्वायर लेबर मार्केट एंड इनकम सपोर्ट पॉलिसीज. ठीक है, सो जो इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स है इसमें हमें लेबर मार्केट की ज़रूरत है एंड साथ ही साथ जो इनकम सपोर्ट जो पॉलिसीज़ है उसकी भी ज़रूरत है. डाटा डिज़ाइन टू प्रोवाइड सेफ्टी नेट्स फॉर वर्कर विदाउट हिंडरिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट. ठीक है, ये डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, टू सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने के लिए फॉर वर्कर्स विदाउट हिंडरिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. ओके, सो अलॉन्ग विद टेम्पररी पब्लिक सपोर्ट फॉर displaced worker, training programs and hiring subsidies to remain a priority. Policy makers in the developing economies have to prepare for tighter financial conditions and spillover from geopolitical volatility. Pocket of elevated vulnerability within fraction of the population have to be identified for early action and set a select prudential tools to target them that need to be devised. Okay, so these are the things which you need to understand. Okay, ये आर्टिकल आपको होप समझ में आया होगा. इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ रिकवरी रेट आफ्टर पैंडमिक एंड आफ्टर द नॉट आफ्टर इन द मिड ऑफ रशिया एंड यूक्रेन इन्वेजन्स. ठीक है, तो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी, जो इम्पैक्ट पड़ा वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो पॉलिसीज़ के ऑप्शन थे वो भी मैंने आपको बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो स्टेटमेंट था वो भी मैंने आपको बताया, और कुछ सेफ्टी नीडेड थी कि हमें ट्रांजिशंस रिक्वायरमेंट लेबर की जो होते हैं, इनकम सपोर्ट पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर प्ले कर सकती है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर डिटेल इन दिस आर्टिकल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर आर्टिकल. अगले न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, नाउ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे जो कि उस टाइम पे मेरे को लगा, जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे लगा कि आपको मुझे बताने चाहिए. ठीक है, चाइना के रिगार्डिंग्स थे टुवर्ड द पैंगोंग त्सो लेक. ओके, पैंगोंग त्सो लेक पे आपको पता है चाइना क्या कर रहा है, इज कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज. ओके, ब्रिज का एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना, और चाइना कुड आर्ग्यू दैट इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ऑन पैंगोंग त्सो लेक इज पीसफुल. ठीक है, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ तो हैं नहीं भाई. ठीक है, हमें सब पता है कि वो क्या कर रहा है. ठीक है, 1957 में है, 62 में जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, आप सबको पता है ना, 1962 में इंडिया चाइना की वॉर हुई थी. ठीक है, उससे पहले 57 है, उसमें क्या किया था, चाइना ने एक रोड बनाया था थ्रू अ स्काई चेन लिंकिंग तिब्बत एंड जिंगजान. ठीक है, तो ये एक लिंक था बिटवीन स्काई चेन एंड तिब्बत एंड जिंगजियांग के बीच में एक लिंक था, एक रोड बनाया था. उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दैट रोड चाइना ने अटैक किया इन 1962 में. ठीक है, 1962 में एक हमारे लिए वो मिस कैलकुलेशन था ऑन इनएडिक्वेंसी इन डिफेंस प्रिपेयर्डनेस. ठीक है, तो वो एक हमारे लिए वो क्या मिस कैलकुलेशन था कि हमें वो समझ नहीं आया. तो ऐसा है नहीं कि हम बोलते हैं ना कि हम पास्ट को देखकर इंसान सीखता है. ठीक है, तो पास्ट में जो गलती हमने पहले कर चुकी है तो उसको देख के हम सीखेंगे ना भैया. ठीक है, ऐसा तो है नहीं. तो अब चाइना क्या कर रहा है, अब पैंगोंग त्सो लेक पे ब्रिज बना रहा है. ठीक है, तो बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे उस टाइम पे, मैंने पढ़ा था. ठीक है, तो उस पर आर्टिकल आए थे कि चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज फॉर मिलिट्री मोबिलाइजेशन व्हेन इट नीड. ओके, जब जरूरत पड़ेगी तो चाइना क्या करेगा, मिलिट्री मोबिलाइज करेगा, डिप्लॉय कर सकता है इस ब्रिज का यूज़ करके. ठीक है, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज इज इन इलीगल लैंड. ठीक है, आप इंडिया में आप ब्रिज बना रहे हैं अदर कंट्रीज में. ठीक है, तो ये तो पार्ट ऑफ इंडिया है ना, जहाँ पर आप ब्रिज बना रहे हैं, ये क्लेम किया जा रहा है इंडिया के द्वारा कि ये हमारे एरिया, हमारी टेरिटरी में ये ब्रिज बन रही है. तो आप कुछ कीजिए, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 ऐसे रीज़न बताऊंगा जिससे इंडिया को कंसर्न होना चाहिए रिगार्डिंग दिस China construction, okay, on Pangong Tso Lake, China's activities, China emerging activities on the Pangong Tso Lake. 3 ऐसे रीजन मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. ठीक है, आप इसको एक एक करके लिख लीजिए. ओके,
वन बाय वन करके मैं बताऊंगा। आप प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे ये पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ पहला इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, पहला इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है, दैट इंडिया वॉर विथ चाइना इन 1962। मैंने आपको बताया था ना, इंडिया वॉर विथ चाइना इन 1962, इट रिवील्ड इट्स diplomatic miscalculation and inadequacy in defense preparedness. China surprised India with an announcement in 1957 that it had built a road through a sky chain linking Tibet and Xinjiang. Okay, तो ये चाइना ने सरप्राइज किया था इंडिया को जब अनाउंस किया था 1957 में दैट दे आर गोइंग टू बिल्ड अ रोड, ठीक है, एक रोड बना रहे हैं वो थ्रू अ स्काई चेन लिंकिंग तिब्बत एंड जिंगजियांग। ओके, उसके बाद एक मिसकैलकुलेशन हुई और इनएडिक्वेंसी ऑफ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की वजह से चाइना ने अटैक किया इन 1962 में। ओके, और उसमें चाइना जीत गया, ठीक है, हम हार गए थे उस टाइम पे, आप सबको पता है। ओके, तो उसी का मौका था कि उस टाइम पे पाकिस्तान भी सोचा था कि जब चाइना एक इतना बड़ा जो हार हुआ चाइना के इंडिया की तरफ से मिला, इंडिया को मिला है, ठीक है, तो हम भी हो सकता है हम भी जीत जाए। तो उसी के जस्ट आफ्टर इन 1965 पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को हमने करारा जवाब दिया, ठीक है। पाकिस्तान को ये उम्मीद भी नहीं थी कि हम इस टाइप से लड़ेंगे, ठीक है, और उनको एक बहुत ही टक्कर का वॉर देंगे और उनको हराएंगे भी। ओके, तो ये जो पहला रीज़न था ये बताया कि हमें पहले पास्ट में भी हमें पता है कि चाइना ने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया है, उसके थ्रू हमें बहुत सारे हैवी लॉसेस हुई, हमें वॉर देखने को मिली है 1962 ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्शन। ओके, बिल्ड बनाया तो एक वॉर हो गई, ठीक है, अब एक रोड बनाया तो एक वॉर हो गई, ठीक है, अभी ये पता नहीं ब्रिज बना रहे तो पता नहीं ये क्या करेंगे और, ठीक है। सो इंडिया प्रोटेस्टेड दिस मूव फॉर्मली इन 1958, ठीक है, इंडिया ने बाद में 1958 में इसको प्रोटेस्ट किया, ठीक है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस वॉज स्टिल अ ट्रॉमा इन सराउंडिंग ओवर द इन इंडिया सराउंडिंग दैट वॉर। ओके, तो एक टाइप का अभी भी एक ट्रॉमा है आज के डेट में, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट रीजन था कि हमको पास्ट को देख के भूलना नहीं है, ठीक है। पास्ट में चाइना ने जो किया है, अब दोगलापनी इसको बोल लीजिए या फिर कुछ और बोल लीजिए, ठीक है, जो किया है उससे भूलना नहीं। वो एक ऐसी कंट्री है जो कि भरोसे के लायक नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न दैट चाइना डजंट सीम टू फेवर द आइडिया ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रीटीज फॉर रिजॉल्विंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट एंड मैरिटाइम डिस्प्यूट विद इट्स नाइबर, ठीक है। ये नहीं हमें कहीं भी किसी भी एंगल से अगर आप देख ले तो ये जो रीजन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना क्या है, एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फेवर करता है, ठीक है। वो चाहता है कि हम अपने रीजन में एक्सपेंशन हमेशा देखते रहें, ठीक है। तभी जाके आज के डेट में आपको पता है चाइना ने डिप्लॉय कर रखे हैं रशिया के पास फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट ना जाने कितने, ठीक है, एक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, ठीक है। तो चाइना आज तक बिलीव नहीं किया, चाइना आज तक फेवर नहीं करता आइडिया ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रीटीज फॉर रिजॉल्विंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ठीक है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट को नहीं चाहता है सॉल्व होए, ठीक है, कोई भी इस टाइप की ट्रीटी हो, मैरिटाइम डिस्प्यूट सॉल्व ना हो, चाहता है कि मैरिटाइम डिस्प्यूट टेरिटोरियल डिस्प्यूट चलते रहें विद इट्स नाइबर, ठीक है। रिसेंटली चाइना बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ऑन अ पोर्शन ऑफ पेंगोंग त्सो लेक विच इंडिया क्लेम इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री। ऑफकोर्स जो पेंगोंग त्सो लेक है उसके इधर क्या है, चाइना है, और इसके इधर क्या है, अपना इंडिया है, ओके, अपना प्यारा भारत है। ओके, सो अभी जो ब्रिज जिस पे बना रहा है वो दैट कम्स अंडर द इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। इट्स क्लेम दैट इंडिया क्लेमिंग दैट इट इज इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है, और एंड इज विद इन इट्स टेरिटरी, और उसके टेरिटरी में बना रहा है, हमारी कंट्री के टेरिटरी में बना रहा है, तो हम कैसे बनाने दें, ठीक है। हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अगर हम अभी हम कोई स्टेप नहीं लेंगे ना, तो बाद में जाके ऐसे 1962 में जो वॉर हुआ था, हमें बाद में जाके 2027 हो या फिर 2030 हो, उसमें एक वॉर देखने को मिल सकती है। ओके, और चाइना एक ऐसा दोगला देश है जो मुझे बोलना पड़ेगा ये सेंटेंस, ठीक है। आप सबको पता है कि वो सुधरने वाली पीस नहीं है, ठीक है। और ये जो ट्रीटीज़ है फॉर रिजॉल्विंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ये सब में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। दे डज नॉट बिलीव इन सच टाइप ऑफ ट्रीटीज़ वेयर द रिजॉल्विंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड मैरिटाइम डिस्प्यूट कैन बी happened. Okay, a portion of the areas has been under Chinese control since 1958. एक ऐसा पोर्शन है उस एरिया में जो कि चाइनीज कंट्रोल में है 1958 से। द पेंगोंग त्सो लेक सॉ मिलिट्री एक्शन बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज फोर्स इन 1962। जो पेंगोंग त्सो लेक का जो एरिया है वहाँ पर उस टाइम पे हमने मिलिट्री, जब हमको सब कुछ पता है, ठीक है, अगर हमको सब कुछ पता है, अगर हम उसके बावजूद भी हम अगर एक्शन नहीं लिए तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा, ठीक है। हमें इसके रिगार्डिंग एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है ऑन इमीडिएट बेसिस, ओके। और इंडिया को इसके रिगार्डिंग क्लेम करने की ज़रूरत है चाइना के ऊपर, ओके, चाइना के ऊपर क्लेम करने की ज़रूरत है, बिकॉज दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज इन आर टेरिटरी, इन आर लैंड, ओके। हमारी टेरिटरी में उनको बनाने का कोई हक नहीं है, किसी ने नहीं परमिशन दिया, ठीक है, और ना कोई दे सकता है, ठीक है। ये हमें इसमें देखने को मिलिट्री एक्शन देखने को मिला था उस टाइम पे इंडिया और चाइना का जब वॉर हुआ था 1962 में, तो उस टाइम पे फोर्सेस वगैरह आए थे, ठीक है। यहाँ पर देयर वेयर कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन द फोर्स ऑफ टू कंट्रीज इन 2017 एंड 2022, वायलेंट क्लैश
रिजल्ट इन कॉजबिलिटीज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई थी 2017-2020 में, आपने देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमें सब कुछ पता है, तो हमें एक प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए अगेंस्ट चाइना फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्रिज। नाउ तीसरा मेजर कंसर्न क्या है, दैट व्हाट इज मोस्ट वरिंग इज दैट चाइना डज नॉट अधेयर टू द जनरल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। जो इंटरनेशनल लॉ है उसको ये मानते नहीं है, ठीक है, दे डू नॉट अधेयर, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करते। रादर इट ट्राई टू derive its claim on the basis of history rights to determine ऑफ द राइट्स ऑफ इट्स नेबर, ठीक है। तो हिस्ट्री के राइट के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री के राइट्स के ऊपर ये ड्राइव करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि हमारा ये डिस्प्यूट है, हमारे पुरखों की ये ज़मीन है, दादा परदादा हमारे पता नहीं ना जाने कितने बिलियन ईयर्स की पुरानी हमारी एक हिस्टोरिकल ये है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्लेम करते हैं, ओके, एज इज द केस विथ इट्स क्लेम इन द साउथ चाइना सी, ओके। तो साउथ चाइना सी में आप सबको पता है, साउथ चाइना सी को चाइना क्लेम करता है, ओके। सो ये सारी चीज़ें थी, ओके। अब हमें बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ में भी इलीगलिटी देखने को मिलती है, ओके। और द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड इन द आइलैंड ऑफ पाल्मास केस noted that only continuous and peaceful display of territorial sovereignty is as good as a little. The title based on contiguity has no standing in international law. India has neither accepted China unjustified claims or on that portion nor its construction activities, ठीक है। इंडिया ने आज तक इससे पहले कभी चाइना के जो चीज़ें हैं वो कभी एक्सेप्ट नहीं की है, जो क्लेम्स चाइना के द्वारा किया जाता है कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, और जो कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़ है उसको भी एक्सेप्ट इंडिया के द्वारा नहीं किया गया है, ओके। जब नहीं किया गया है तो इंडिया शुड टेक एक्शन, ठीक है, एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट चाइना, ओके। दैट्स द फैक्ट चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज ऑन द लेक विदाउट यूजिंग आर्म्ड फोर्स और विदाउट यूजिंग फायर cause injuries to humans does not make activity lawful, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दिस पॉइंट्स, ओके। ये सारे मैंने पॉइंट्स आप सबको बता दिए पैंगोंग से लेक के रिगार्डिंग, ओके। प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट को, ओके। और ये सारी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, ओके। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ये बैड बैंक के रिगार्डिंग, क्या है बैड बैंक ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड व्हाट इज bad bank, ठीक है। now let's discuss what is bad bank. A bad bank is a financial entity set up to buy a non-performing asset or bad loan from banks, ठीक है। बैंक्स के में जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं और बैड लोन्स हैं उसमें क्या करेगा फाइनेंशियल, इसमें क्या है, एक बैड बैंक क्या है ना, एक टाइप का फाइनेंशियल एंटिटी को सेटअप किया गया है जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बैड लोन्स को बैंक से खरीदेगा, ठीक है। अब ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ये क्या है, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा एक अमीर आदमी, ठीक है, बहुत ही बड़ा एक अमीर आदमी, जैसे कि ये एक अमीर आदमी है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी मस्त है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। ये एक अमीर आदमी है, बहुत बड़ा ही है, ठीक है। और इसने क्या किया, चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। ये एक अमीर आदमी बन गया, ये ऐसे हो गया, ये हो गई इसकी दो हाथें, ये हो गया इसके, हाँ हो गया ये, ठीक है। इसको थोड़ा पैंट वगैरह भी पहना देता हूँ भाई, तभी तो अमीर आदमी लगेगा। ये हो गया, ठीक है, जूते भी पहना दिए इसको, चलो ठीक है। ये हो गया अमीर आदमी, ठीक है, ये अमीर आदमी हो गया। ये गया एक बैंक में, ठीक है, ही हैज़ गॉन टू अ बैंक, ठीक है। बैंक में गया, HDFC या फिर कोई भी बैंक आप ले लीजिए, ठीक है, HDFC। इसने लोन अप्लाई किया, लगभग मान लीजिए 1 करोड़ का लोन अप्लाई किया, ठीक है। 1 करोड़ का इसने लोन के लिए अप्लाई किया। इसको ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड इसको देखकर इसको लोन पास कर दिया गया, ठीक है। और इसने जो 1 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है क्योंकि वो 1 करोड़ कहाँ से लाएगा भाई। अब उसने 1 करोड़ की जब इन्वेस्टमेंट करेगा, जब उसको पैसा मिलेगा जब भी तो जाके करेगा ना, ठीक है। और मान लीजिए ये इन्वेस्टमेंट इसकी डूब गई, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट इसकी डूब गई, तो ये 1 करोड़ तो गए भाई, ठीक है। जहां से इसको उम्मीद थी पैसे की वो तो डूब गई, ठीक है। नाउ अब बैंक को क्या करना है, बैंक को क्या मिलेंगे, अब जो 1 करोड़ वो तो गए, साथ ही साथ जो अमाउंट आने थे इंटरेस्ट के वो भी गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। मतलब कि एक इंडिविजुअल को हमने लोन दिया, ना वो हमें लोन मिला ना उसका इंटरेस्ट मिला, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। ये क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। तो इसी को सही करने के लिए एक बैड लोन स्टैब्लिश किया जा रहा है जो कि फाइनेंशियल एंटिटी
का सेटअप होगा जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बाई करेगा, बैड लोन को बाई करेगा कहाँ से, बैंक से, ठीक है। द एम्स ऑफ सेटिंग अप अ बैड बैंक्स इज टू हेल्प ईज द बर्डन ऑन बैंक बाय टेकिंग बैड लोन्स ऑफ देयर बैलेंस शीट एंड गेट देम टू लेंड अगेन टू कस्टमर्स विदाउट कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इसका मेन मकसद क्या है कि जो बैंक के ऊपर जो बर्डन है किसका, बैड लोन का, ये इसको कम करेगा और जो कंज्यूमर का है, जो कस्टमर्स हैं वो अगेन उसको क्या करेंगे, हम अगेन लोन प्रोवाइड करते रहेंगे, उसमें कोई डिले या फिर कॉन्स्टेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सो ये क्या करने वाले हैं, बर्डन कम करने वाले हैं ऑन बैंक के ऊपर बर्डन को कम करेंगे। एंड आफ्टर द परचेज ऑफ बैड लोन फ्रॉम बैंक, बैड बैंक में लेटर ट्राई टू रीस्ट्रक्चर्स एंड सेल द एनपीए टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। और जो भी एनपीएस जो बैड लोन्स लेंगी, बैड बैंक्स लेंगी, उनको क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू सेल दिस एनपीएस टू इन्वेस्टर हु माइट बी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट, ओके। जो इंटरेस्टेड होंगे, जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होंगे वो इसमें परचेज करेंगे इसको और लेंगे, ओके। अ बैड बैंक मेक इट्स प्रॉफिट इन इट्स ऑपरेशन इफ इट्स मैनेज टू सेल लोन एट हायर प्राइस देन व्हाट इट पेड एक्वायर्ड टू लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, ओके। और ना ही इसके मैं आपको बता दूं, जो बैड बैंक है ये जो इसको प्रॉफिट के पर्पज से इसको नहीं स्टैब्लिश किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ईज द बर्डन ऑन बैंक एंड होल्डिंग अ लार्ज स्पेल ऑफ stressed asset and to get them to lend more actively, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपको मैंने बहुत ही अच्छे वर्ड में बताया है क्या है बैड बैंक और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, ओके। और ये जो बैड बैंक का आइडियाज़ है ये कब से आया था, ये बहुत पहले से आया हुआ था फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक यूएस, जर्मनी, जापान एंड अदर पास्ट, मतलब कि बहुत पहले से पुराना ये आइडिया है बैड बैंक का, ठीक है, ताकि जो इकोनॉमीज़ है वो सही से चलती रहे। एंड द जो ट्रबल जो असेट्स रिलीफ प्रोग्राम्स था which was also known as TARP, implemented by US Treasury in the aftermath of 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में जब यूएस में क्राइसिस आया था, जो ट्रबल एसेट रिलीफ प्रोग्राम था एक ट्रैप नाम का, ठीक है, जिसको इंप्लीमेंट किया गया था यूएस के द्वारा। एक टाइप का एक मॉडल है उसी का बैड बैंक, एक टाइप का वही टाइप का ले लीजिए मॉडल है, ठीक है, जो कि जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको सॉल्व करने के लिए बैंक को क्या करेगा, एक असिस्टेंट के तौर पर ये काम करेगा, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दिस पॉइंट्स, ओके। तो आपको क्लियर हो गया होगा बैड बैंक, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नाउ इंडिया वांट टू ज्वाइन एनएसजी, मिनिस्टर के द्वारा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर जी के द्वारा ये बताया गया कि इंडिया ज्वाइन करना चाहता है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है। हमेशा मैं आपको बता दूं एनएसजी की जब बात आती है तो हमेशा एक बहुत बड़ा दुश्मन है, दैट इज चाइना। China has been strongly opposing India's NST bid primarily on the ground that New Delhi is not a signatory to Nuclear Non-Proliferation Treaty, ठीक है। जब अभी तक हमने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं साइन किया है और इसी की वजह से चाइना हमेशा स्ट्रिक्टली और स्ट्रिंगडेंटली अपोज करता है इंडिया का बिड टू ज्वाइन एनएसजी, ठीक है। बट कि बहुत सारे अदर कंट्रीज हैं जो चाहते हैं कि इंडिया ज्वाइन करे एनएसजी और बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ एनएसजी। अगर इंडिया बनेगा तो चाइना ये भी बोलेगा कि पाकिस्तान को भी बना दो भैया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। हमारे एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला है फॉरेन डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, ये चाहते हैं कि हम ज्वाइन करें एनएसजी को, ओके, ओवरकमिंग पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेड्स, ठीक है। और जो अचीवमेंट हमने पास्ट 8 ईयर्स में देखी है फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट्स और उनके जो फॉरेन पॉलिसीज़ के जो अचीवमेंट्स हैं उसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने एनएसजी में कितने मेंबर्स है, 48 मेंबर्स है, लिख लीजिए। देयर आर 48 मेंबर्स इन एनएसजी इज एन एलाइड क्लब ऑफ कंट्रीज दैट डील्स विद द ट्रेड इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड फिसाइल मटेरियल बिसाइड कंट्रीब्यूशन टू नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर ट्रीटी, ठीक है। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके ऊपर काम करते हैं, ये ट्रेड करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग एंड जो फिसाइल जो मटेरियल्स है उसके रिगार्डिंग ये बात करते हैं। स्ट्रेंथनिंग रूल बेस्ड ऑर्डर्स इन नेचुरल इंक्लिनेशंस टू पॉलिटी दैट लाइक इंडिया वी वैल्यूड ऑल अपॉर्चुनिटीज टू कंट्रीब्यूट टू इट्स, ओके। सो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो चाइना है हमेशा से स्ट्रिंगडेंटली अपोज किया है इंडिया का बिड को एनएसजी और बोलता है कि हमने साइन नहीं किया है, क्या, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को नहीं साइन किया है, इसलिए इंडिया कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ एनएसजी, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। और एनएसजी में कितने मेंबर्स है, 48 मेंबर्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
नाउ यहाँ पर IAS डेपुटेशन रूल को चेंज किया गया है, उसके रिगार्डिंग है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे, तो हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। ठीक है, जो कमी है बताया गया है कि जो सेंट्रल ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IFSS ऑफिसर्स, उसमें जो कमी है वो हमें देखने को मिली है। इवन मैं आपको बता दूं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, जो इंडिया का 3rd हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स होता है, वो भी देखने को मिला है, उसमें भी लैकिंग देखने को मिली। वहाँ पर भी 20 पोस्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 पोस्ट इन द लेवल ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी वर वैकेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी इज द 3rd हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स ऑफ द इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो जो ऑफिसर्स है उसको अपॉइंट करने की ज़रूरत है। हम प्रॉपर ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं कर पा रहे, जितने ऑफिसर में हमें लैकिंग देखने को मिल रहा है एज एन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, वहाँ पर भी हमें कमी देखने को मिल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें उतना नहीं लगा, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए था कि इस टाइप का कुछ आर्टिकल आया हुआ है, और ये मैंने आपको इसलिए बता दिया। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर मूव करते हैं। ओके, ये सेंसस किया गया था और काउंटिंग की गई थी एलिफेंट की, इसमें एलिफेंट और बिग कैट की काउंटिंग की गई थी। ओके, आपको बस इतना याद रखना है कि जो टाइगर का जो सर्वे होता है ना, ये लगभग 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, 4 साल में एक बार होता है। और जो एलिफेंट की जो सर्वे होती है ना, एलिफेंट काउंट किया जाता है ना, 5 साल में एक बार किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट 2018 एंड 19 सर्वे, देयर आर 2967 एलिफेंट इन इंडिया। ठीक है, 2967 टाइगर्स हैं, नॉट एलिफेंट, टाइगर्स इन इंडिया। ठीक है, कि 2018-19 के सर्वे में, याद रखिएगा 4 साल के बाद अगर सर्वे हुआ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अगला आंकड़ा कम हुआ है कि घटा है, पॉपुलेशन कम हुई है कि घटी है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द लास्ट काउंट इन 2017, देयर आर 29,964 एलिफेंट्स आर देयर इन इंडिया। ओके, तो ये सर्वे में बताया गया था 2017 के, और 2018-19 के सर्वे में टाइगर और एलिफेंट की पॉपुलेशन बताई गई थी, जो कि एक होता है 4 साल में एक बार, एक होता है 5 साल में एक बार। ये आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। श्रीलंका को लगभग कितने $6 बिलियन की ज़रूरत है। $6 बिलियन की ज़रूरत है अगर रहना है, सर्वाइव करना है, तो 6 बिलियन डॉलर की बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी नीड है। ये किसने बताया? रनील और विक्रम सिंघे जी के द्वारा ये बताया गया है, जो कि रिसेंट में अभी कौन है, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है। इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे जी के द्वारा। उन्हीं के जो भाई थे महेंद्र राजपक्षे जी, उन्होंने रिजाइन किया था, उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया। और हमारे उनके जो प्राइम मिनिस्टर, नॉट हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है कोलंबो के, उन्होंने बोला है कि इट फाइंड 3.3 बिलियन फॉर फ्यूल, 3.3 बिलियन फॉर फ्यूल एंड $900 मिलियन फॉर द फूड फॉर 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ के लिए इतना हमें ज़रूरत है, जब भी जाके हम सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो जो कंडीशन है वो बद से बदतर और होती चली जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने जो इंडिया का जो GDP ग्रोथ को जो फॉरकास्ट किया था वो कम किया है, फिर से फॉरकास्ट कितना लाया है, 7.5% पे लेकर आया वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, इसमें कमी देखने को मिली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों देखने को मिली है। ठीक है, ये जानना आपको ज़रूरत है कि क्यों वर्ल्ड बैंक ने कट ऑफ किया है, जो कि पहले एस्टिमेट लगाया गया था 8.7 to 8 के आसपास। ठीक है, अब इसमें 7.5 बताया जा रहा है। इसमें इन्फ्लेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सप्लाई चेन के बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन वीकेंड सर्विस रिकवरी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ऑन ट्यूसडे कट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फिजिकल टू 7.5 एज राइडिंग इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन डैपन रिकवरी। ओके, सो इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया आज के डेट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेंट्रल कंसर्न बन गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही है और जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज द सेकेंड टाइम दैट वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड इट्स GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया एंड इट्स करंट फिजिकल ईयर 2023। ठीक है, फिजिकल ईयर 2023 के लिए ये दूसरी बार उसने वर्ल्ड बैंक ने रिवाइज किया है और जो फॉरकास्ट किया है। ओके, इन अप्रैल इट हैड ट्रिम्ड द फॉरकास्ट फ्रॉम 8.7 to 8। ठीक है, 8.7 था अप्रैल में फॉरकास्ट किया था 8.7 का, उसके बाद 8 पे आया, और नाउ अभी 8 से कहाँ पर आ गया, हम 7.5 पे इन्होंने फॉरकास्ट किया इंडिया की GDP ग्रोथ को। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड जियो पॉलिटिकल टेंशंस, इसके बताया गया कि दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, और कोविड-19 तो भाई है ही, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी रही है, हम सब जानते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगला कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए और कुछ है नहीं। ठीक है, सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, एट द सेम टाइम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।